हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस एक वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरी बायोलॉजी। 10th का पेपर आने वाला है साइंस का, और उसमें बायो आपको एक ही वीडियो में पूरी रिवाइज करवा देंगे। इसमें हमारे बायो के जो चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 5, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 8 हेरिडिटी और चैप्टर 13 और एनवायरमेंट। बायोलॉजी जो आती है वो 30 मार्क्स की आती है, मतलब साइंस में अगर पास होना है तो बायो कर जाओ, बायो पास तो बायो ही करा देगी आपको। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 से, जो कि लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फिर से दो है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। यहां हेट्रोट्रॉफिक में तीन टाइप होती है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और तीसरी होती है होलोजोइक। यहां देखो बेटा, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेंडेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, किस तरह से खाना लिया जा रहा है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बना दे, इसमें फोटोसिंथेसिस है। ग्रीन प्लांट्स में जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। कीमो, जो किसी केमिकल की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे, वो कीमोसिंथेटिक। यहां एग्जांपल्स में बैक्टीरिया आता है, प्लांट्स इसमें आएंगे, ग्रीन प्लांट्स। पैरासिटिक, पैरासिटिक वो होता है जो दूसरे लिविंग के ऊपर, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो रही है या कोई बैक्टीरिया रह रहा है तो वो क्या है, पैरासिटिक है। हम अपने से अपने एग्जांपल को ले, जुएं रहती है, सिर के ऊपर रहती है, तो वो एक्टोपैरासिटिक, बॉडी के ऊपर जो रहेगा एक्टोपैरासिटिक, बॉडी के अंदर रहेगा तो एंडोपैरासिटिक। तो पैरासिटिक में एग्जांपल आप राउंड वर्म ले लो, राउंड वर्म है, लाउस है, जुएं। और प्लांट पैरासाइट कौन सा है, प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं, प्लांट पैरासाइट है कसकटा। जो कसकटा है ये अमरबेल को बोलते हैं। अमरबेल जो ग्रीन कलर की होती है, पूरे पेड़ को कवर कर लेती है, और वो सॉइल से फूड नहीं लेती, किससे लेती है, प्लांट से फूड लेती है। और उस प्लांट को जब पूरा प्लांट नहीं सूख जाएगा तब तक ये ग्रो करेगी। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक से बड़ा आता है क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सैप्रोफिटिक क्या है, डेड और डिके मैटर से अपना खाना लेगी, गले सड़े खाना उससे। कौन एग्जांपल में आ गया, यीस्ट, मशरूम। इसमें क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के बाहर उसका स्प्लिटिंग ऑफ फूड करता है, फिर उसको लेता है, एनर्जी मिलती है उसको। तो बॉडी के बाहर ही ये तोड़ेंगे उसको, डिकम्पोजर्स आ गए ना। तो मशरूम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्चुअल में सारी तरह की फंगस क्या होती है, सैप्रोफिटिक होती है। तो सारी तरह की फंगस का इसमें आ गई सैप्रोफिटिक। होलोजोइक का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को एनगल्फ कर देगा और उसकी बॉडी में वो फूड टूट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ये तो था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। अब न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका, किसका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि एक रिएक्शन को याद करो पहले। तो याद, रिएक्शन कौन सी, 6 CO2 + 12 H2O gives C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये किसके प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट के और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यहां पर आप यहां और क्या लिखोगे, ग्लूकोज के साथ प्लस में आ गया, ग्लूकोज के साथ प्लस आता है वाटर, ये 6 मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरो लगा दिया, रिलीज आउट हो रही है एनवायरमेंट में। हमें पता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को याद कर लो। और अब इसी से चीजें आएंगी, इसी से कैसे आएंगी, सबसे पहले कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस अगर पूछता है कि साइट क्या है फोटोसिंथेसिस, तो भैया क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ, क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन लीव्स के अंदर, और ग्रीन लीव्स के भी किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। तो ये मेसोफिल सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें बोलते हैं हम थाइलेकोइड।
जो थाइलेकोइड है वो प्लेट है, जैसे शादी में एक के ऊपर एक प्लेट लगी होती है ना, ऐसे इसे प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर ये फूड बनेगा इसका। तो जो फोटोसिंथेसिस होगी, क्यों बनेगा इसके अंदर, क्योंकि इस थाइलेकोइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल यहाँ का आना है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और उसको ये कन्वर्ट करवा देता है केमिकल एनर्जी में। तो ये तो हो गई साइट, जगह कौन सी। अब कहां से क्या चीज ली, ये पूछा जाए कि एसेंशियलिटीज कौन सी, जरूरत कौन सी है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की जरूरतें देख लो भाई, क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला, प्लांट ने कहां से लिया, प्लांट में कोई नोज तो है नहीं जिससे वो अपटेक करेगा, किससे लिया, स्टोमेटा से लिया। तो स्टोमेटा का फंक्शन आ जाए कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो एक तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी इसी को रखो। दूसरा, पानी कहां से लेगा, रूट से लेगा, ये अपटेक बाय स्टोमेटा। ये कहां से लिया, रूट से। पानी पेड़ में ऊपर से कितना ही दो नहीं लेता है, कहां से, हमेशा रूट से अपटेक करता है। अब यहां से जो ग्लूकोज बना वो किससे, सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, ठीक है। एयर बाहर निकली भी किससे, स्टोमेटा से, ली भी किससे, स्टोमेटा से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से गया, स्टोमेटा से गया। पानी जो है ये वेपर की फॉर्म में निकलता है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो भी कहां से निकलेगा, स्टोमेटा से। स्टोमेटा के हो गए ये दो फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन, ये हो गए स्टोमेटा के दो फंक्शंस, अलग से भी पूछे जाते हैं। अब यहां देखो इवेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये वाला टॉपिक बुक में 4 पॉइंट्स में दे रखा है और फोटोसिंथेसिस में आता है। इवेंट्स, पहला क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट बना। अब या तो कार्बोहाइड्रेट बोल दो इसको, या तो ग्लूकोज बोल दो, और या फिर शुगर बोल दो, तीनों एक ही चीज है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। दूसरे पॉइंट में लिख दो कि ये पानी जो है वो स्प्लिट हुआ और उससे ऑक्सीजन रिलीज हुई है, रिलीज ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट क्या जी, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है जो एक क्लोरोफिल, इससे सनलाइट है, सनलाइट कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, इससे कौन सी एनर्जी बनी, केमिकल एनर्जी बनी। और फोर्थ क्या होगा, बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या, कौन कौन से हैं, बाई प्रोडक्ट है ये 3, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। यहां ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें अब कौन सी जो है, ये क्वेश्चन पूछा लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है। एक तो लाइट रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में हो, जहां सनलाइट इसको मिल रही है वहां ये ग्लूकोज में बनता है। कहां होती है ये लाइट रिएक्शन, होती है स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, तो यहां स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिख दो। और ये वाली रिएक्शन डार्क रिएक्शन है दूसरी। डार्क रिएक्शन कौन सी है, डार्क रिएक्शन है ये ग्लूकोज, सिंपल इतना लिखो, ग्लूकोज से स्टार्च बन गया बनी। रात के टाइम पर नहीं, ये दिन और रात दोनों टाइम पे होती है, लेकिन क्या है, लाइट का इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। कभी डे और नाइट मत समझना इसको, डे का मतलब, लाइट का मतलब है लाइट जब तक अवेलेबल है, तो इसको तो हम कह सकते हैं डे रिएक्शन, लेकिन इसको लाइट नहीं कहता क्योंकि दिन में भी होती है। इसका लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, काम हो रहा है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि जब ये पानी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब ये पानी जो है इन गार्ड्स है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कर लेना इस तरह से है, इसमें एक बीच में बड़ा दे रखा होगा, ये न्यूक्लियस होगा, यहां ऐसे ऐसे लगा रखे होंगे वो क्लोरोप्लास्ट। तो ये कह रहा है कि जब पानी एंटर हुआ तो क्या हुआ, ओपनिंग। कैसे, गुब्बारे को याद रखो, जब बैलून में हम पानी भरते हैं तो उसकी दोनों वॉल्स अलग हो जाती है, खुल गया।
अब जब पानी निकल गया, पानी बाहर आ गया तो क्लोजिंग होगी, गार्ड सेल की वाल्व चिपक जाएगी और ये क्लोज हो जाएगा, और वैसे क्या होगा, ये ओपनिंग होगी। ये तो था इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इसमें दो एक्टिविटी है जिससे क्वेश्चन आता है। एक्टिविटी क्या है? पहली एक्टिविटी ये कह रही है कि एक प्लांट है, उसका एक पत्ता कवर कर दिया उससे डार्क ब्लैक कलर के पेपर से, एक लीव लिया, ये कोई पॉटेड प्लांट है, इस प्लांट का एक लीफ, ये लीफ है, इस पे स्ट्रिप लगा दी, 3-4 दिन तक रखा, उसके बाद तोड़ के इसको अल्कोहल में बॉयल कर लिया, डिक्लोरेशन होगी। इसके बाद यहां देखा कि इस पत्ते में जब आयोडीन डाला तो कहीं तो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। जहां नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती तो स्टार्च बनता, ये स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ इसको कवर करा रखा और सनलाइट इसमें गई ही नहीं। ब्लैक स्ट्रिप का था पेपर, ब्लैक ने पेपर ने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, पत्ते को कुछ दिया नहीं, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन की प्रेजेंस में नहीं आया। मतलब इस एक्टिविटी को या तो वो पूरी दे देगा और कहेगा कि क्या चीज शो हुई, तो क्या चीज शो हुई? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है कि क्लोरोफिल प्लांट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लोरोफिल तो ढक दिया, या फिर क्या कहेगा, या वो क्या कहेगा कि जो प्लांट है उसमें क्लोरोफिल, ये एक्टिविटी बताओ जो क्लोरोफिल एक्टिविटी में स्टेप बता देना, और वैसे क्या बताओगे वो। अब दूसरी एक्टिविटी जो है, दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है? दो पॉटेड प्लांट है, ये एनसीईआरटी में देखना, 2 गमले रखे हुए हैं और बेल जार के नीचे रखे हुए हैं, इस तरह से रखे हैं, और ये कोई पेड़ लगा दो इसमें और इसको कवर कर दिया इस बेल जार से, ठीक। इसमें इसने कहा कि यहां कुछ नहीं है, और दूसरे में इस गमले के साथ साथ में एक प्लेट रख रखी है भाई, तो मैडम प्लेट भी बड़ी अच्छी बनाई है, ये प्लेट रख रखी, इस प्लेट में रखा KOH, ये भी बेल जार से कवर है, और यहां भी एक पॉटेड प्लांट है। तो ये कहता है कि ये इनमें से पहली बात तो ये कि यहां इससे CO2 निकल रहा है, सॉरी CO2 मिल रहा है इसको, पर कितना? लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये बेल जार में से जितना CO2 मिलेगा उतना मिल गया। यहां ये KOH, इस प्लांट को CO2 नहीं मिलने दी, किसका होता है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या, इसमें सारी, तो ये प्लांट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी कैसे शो कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। 2 ही एक्टिविटी है, और ये हुआ प्लांट का न्यूट्रिशन टॉपिक आपका रिवाइज्ड। अब करते हैं ह्यूमन, इसमें न्यूट्रिशन में अमीबा की न्यूट्रिशन दी हुई है। अमीबा की न्यूट्रिशन देखो, अमीबा न्यूट्रिशन में ये अमीबा का डायग्राम बनाया, इस तरह से बना देना, ये बना दिया इसका फूड पार्टिकल, ये हो गया न्यूक्लियस, और इसने इसको अंदर ले लिया और क्या बन गया? ये फूड वैक्यूम। तो ये फूड वैक्यूम, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसमें ये कह रहा है कि फूड जो है वो एनगल्फ कर लिया। अगर अमीबा की न्यूट्रिशन आती है तो 4 स्टेप लिख देना। पहला लिख देना इंजेक्शन, खाना ले लिया, किससे? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इनटेक को, और किसकी हेल्प से लिखा? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इसके फॉल्स फिट जिससे चल रहा है। दूसरा है डाइजेशन, जो खाना लिया वो फूड पार्टिकल इसमें जो फूड वैक्यूल बना था इसमें टूट गया, स्प्लिट हो गया। तीसरा लिख देना एब्जॉर्प्शन, जो खाना लिया टूटा, उससे बॉडी को एनर्जी के लिए जो गिविंग फूड था वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। और चौथा इजेशन। इजेशन में क्या होगा?
ये फूड वैक्यूल अब क्या बन गया, यहाँ जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब फूड था जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये 4 पॉइंट में हो जाएगी अमीबा की न्यूट्रिशन कंप्लीट। और 4 डायग्राम बना देंगे इसके साथ। ये हो गया जी। अब आते हैं हम ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन पे। ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन में देखो, ये ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम बनाने नहीं होते, लेबलिंग के लिए आते हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस मत करना अभी, डायग्राम को याद कर लेना। इसकी लेबलिंग कौन कौन सी, तो डायग्राम में ये हो गया माउथ, माउथ में अपर लिप से कवर है बस। ये होगी इसकी बक्कल कैविटी जिसको हम ऑरल कैविटी भी कहते हैं, और यहां से इस तरह से गया। देखो बक्कल कैविटी की बात आए तो इसमें मेन जो हमारे सिलेबस में है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या, एमाइलेज। एमाइलेज किसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ रहा है, ग्लूकोज में। बस इतना, एक चीज ये बस बक्कल कैविटी में। आगे हो गया ये ईसोफेगस। ईसोफेगस में, ईसोफेगस के लिए 2 चीज याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक तो ये वर्ड, और दूसरा वर्ड है आपका स्पेंसर मसल्स। जिसका कोई काम डाइजेशन नहीं है, खाने को माउथ से और स्टमक में पहुंचाना है इसने, और स्टमक में पहुंचाने के लिए इसको कौन सा मूवमेंट करना पड़ता है, पेरिस्टाल्टिक, जिसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। स्पेंसर मसल्स जो इस प्रोसेस को में हेल्प करेंगी, स्पेशल मसल्स इसमें। अब आ गया स्टमक। स्टमक के अंदर 2 चीजें लिखना, एक नाम लिखना गैस्ट्रिक ग्लैंड, और दूसरा लिखना HCl। HCl जर्म्स को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, सलाइवा को, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देगा। एसिड है तो एसिडिक मीडियम करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है। ये खत्म हो गया स्टमक का भी, ये 2 चीजें लिखो। इसके बाद आ गया अब यहाँ एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास, और एक इस तरह से लोब स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लिवर। लिवर के अंदर ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, स्टोर बाइल जूस को करता है। लिवर का काम है बाइल जूस को स्क्रीट करना, और ये बाइल जूस, मजे की बात है, कोई एंजाइम नहीं इसमें, नो एंजाइम। क्या काम कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये आता है कि क्या होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसमें ना लिखना है ना लाइनों में, तो फैट लिखो, फैट ग्लोब्यूल लिखो ऐसे एरो मार के, और फैट ग्लोब्यूल लिखने के बाद फिर एरो मारो और फिर लिख दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये हो गया इमल्सिफिकेशन, एक लाइन में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कंप्लीट। इसी को लिख देना, फैट टूटा फैट ग्लोब्यूल में, फैट ग्लोब्यूल टूटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, किसकी हेल्प से, बाइल जूस जो किसने सीक्रेट किया, लिवर ने, कहां स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में। खत्म जी इसकी कथा। अब आ जाता है पैनक्रियास पे। पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। पैनक्रियाटिक, नाम पैनक्रियास, जूस पैनक्रियाटिक, एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिव, सब पी चल रहा है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे। प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, अमीनो एसिड में। यहां हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, ये पेप्टॉन्स वगैरह नहीं पढ़ रहे, सीधा अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। चलो भाई आ जाओ अब चलते हैं हम किस पे, पैनक्रियास से नीचे। ये जो है ये जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है डाइजेशन में। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, कितनी लंबी होती है, 6 से 6.5 फीट तक की, 6 to 6.5 मीटर, सॉरी इतनी में लंबी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को बोलते हैं डियोडिनम, जो लिवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से अनडाइजेस्ट जो पार्शियली डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो चुका है उसको रिसीव करेगा।
खाना आया इसमें, ये देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड होती है, जैसे घर में पाइप को फोल्ड करके रख देते हैं ऐसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सब इसका ऊपर फंक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला काम है इंटेस्टिनल जूस, मतलब पूरी की पूरी डाइजेशन कंप्लीट। यहाँ कंप्लीट क्या क्या कंप्लीट हुआ? कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट गया ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट गए अमीनो एसिड्स में, और फैट टूट गए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये हो गया। तो ये जो है ये डाइजेस्टेड फूड आ गए। कौन कौन से? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। दूसरा, इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि इसमें होती है विली। विली क्या है? जैसे हमारे हाथ में फिंगर लगी हुई है, इसमें ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। और विली किसमें हेल्प करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एरिया बढ़ा दिया, जितनी विली उतना एब्जॉर्प्शन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, दो प्रोसेस कंप्लीट। अब बचा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाटर का और लिक्विड का एब्जॉर्प्शन करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको फैकल मैटर बोलते हैं। वो जो रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होगा और एनस के थ्रू बाहर। एलिमेंट्री कैनाल जो वर्ड आता है, एलिमेंट्री कैनाल जो वर्ड आएगा वो कहां से? माउथ टू एनस, पूरी के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया। और ये हो गया आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आसान है, छोटा है। रेस्पिरेशन में देखो प्लांट की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे पहले। रेस्पिरेशन है क्या? पहले तो कॉमन है इसमें रेस्पिरेशन क्या। अब हाँ जी, एक बार एक और चीज देख लो, जो ये हमने पढ़ा है ना न्यूट्रिशन, अगर आता है डाइजेशन एक्सप्लेन करो तो ये करोगे। अगर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं 5 स्टेप। अमीबा में थे 4, ह्यूमन बींग्स में है 5 स्टेप। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंजेक्शन, खाना खाया माउथ से। दूसरा है डाइजेशन, डाइजेशन में वो 3 स्टेप लिखे थे ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो एसिड में और फैट फैटी एसिड में, वो हो गया। और तीसरा है इसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। चौथा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है जो ब्लड में फूड गया, डाइजेस्टेड फूड गया, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेशन। और फिफ्थ है इजेशन, फैकल मैटर का बॉडी से डिस्चार्ज होना। ये क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन के स्टेप्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीथिंग है। और जो हमने खाना खाया, भाई हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं? जो खाना खाया उस खाने को से एनर्जी कैसे मिली? वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और वैसे क्या है? ब्रीदिंग। 2 स्टेप में, ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन अंदर गई और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में उसका यूज हुआ। तो यहां हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां जो है 30, यहां जो एंड प्रोडक्ट है ये देखो, यहां CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकलती है, और ये है इसका एंड प्रोडक्ट। और इसमें एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और या फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, या तो ये है क्या है? एंड प्रोडक्ट। इसमें सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 और 38 ATP बनते हैं। यहां मात्र 2 ATP से काम चलाना पड़ता है, इसमें सिर्फ 2 ही ATP बनेंगे। अब देखो आगे, यही इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे,
ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे दिया होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज हुआ। अब यहां से क्वेश्चन ना छोटे छोटे से निकल आते हैं। ये पायरुवेट में कहां चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर की बात हो रही है ना, सेल्यूलर है, साइटोप्लाज्म में। और ये पायरुवेट किसमें, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो एंड प्रोडक्ट ये बनाएगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में। वो बुक वाला रटने की जरूरत है, ऊपर नीचे वही यही रटो नहीं। कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहां इन मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, कमी है, ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन कम मिल रही है, और इसे क्रैम्प्स बनते हैं। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो गांठ बन जाती है। वो कब, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं नहीं, अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई चली जाती है। तो मसल्स में होता है, क्या बनता है वो क्रैम्प्स का, लैक्टिक एसिड। ये 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। प्लस एनर्जी। तीसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन है ही नहीं, कहां पर दिखा रहे हैं, यीस्ट के अंदर दिखा रहे हैं, और इसमें बनता है इथेनॉल। जो अल्कोहल बनाया जाता है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अगर फर्मेंटेशन आ जाए तो पूरा कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है बस। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। सांस लिया, सांस छोड़ा। कैसे लिया हमने सांस, हमने नॉस्ट्रिल से एयर अंदर ली, ये पढ़ लिया। इसके बाद देखो नॉस्ट्रिल, हम अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ रहे हैं, किसका, ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ट्रैक। रास्ता क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई, किसमें गई, जो नाक के अंदर का है, नेसल चैम्बर, नेसल कैविटी, उसमें गया। दूसरे पे फिर है लैरिंक्स, सॉरी फेरिंक्स, फेरिंक्स। यहां जो फेरेंजियल होता है, यहां नाक एयर को इनहेल करोगे तो गले में लगेगी। ये कॉमन पाइप है फूड के लिए भी, और फॉर फूड एंड एयर दोनों इसी से पास हो रही है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा। इसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और साउंड बॉक्स। क्या करेगा, इस तरह से है, इसमें 2 वोकल कॉर्ड है, जैसे हवा जाएगी वैसे इसमें वाइब्रेशन होगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। इसका ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। लिखोगे कैसे, लिड, ढक्कन को लिड बोलते हैं, लिड लाइक स्ट्रक्चर। किसके ऊपर, लैरिंक्स के ऊपर। क्या कर रहा है, प्रिवेंट किसको, एंट्री ऑफ फूड को, खाना इसके अंदर ना जाए उसको प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया गर्दन पे पहुंच जाओ। यहां ये चीज जो है, यहां ऐसे हमें लाइन लाइन दिखती है, ये क्या है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया क्या कर रहा है हमारा, ट्रैकिया हमें जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कवर होता है, ये हो गया ट्रैकिया। और ये ऐसे, ये क्या है, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको कवर कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, प्रिवेंट, ये भी बचा रहा है किससे, कोलैप्सिंग। किसको, ट्रैकिया वॉल बहुत पतली होती है, अगर हवा नहीं होगी तो चिपक जाएगी, इससे बचा दिया इसने। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहां तक ट्रैक था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात करें हम, तो वो कौन सा है, लंग्स। लंग की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये ट्रैकिया जो है अंदर जाके 2 में टूटेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रैक। ये लंग्स बनाए, और यहां से ये ट्रैकिया आया, ये 2 में टूट गया। ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं इन्हें बोला ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है फिर आगे छोटी छोटी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ये होंगी ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होंगी ऐसे छोटे छोटे बैग से स्ट्रक्चर होंगे, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलेंगे एल्वियोली। मतलब हवा कहाँ पहुंच गई है, यहां तक पहुंच गई। हवा कहाँ है, मैंने एयर कहा है,
ऑक्सीजन नहीं कहा, हमारे यहाँ नाक के ऊपर कोई कवर नहीं लगा हुआ जिससे ये पता चल जाए कि ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्या जाएगी, एयर एंटर होती है। अब यहाँ देखो, ये जो चीज गई यहाँ से, ये पहुंच गई यहाँ लंग्स में, एल्वोली में। अब एल्वोली के बाद अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हमने कहा एयर जा रही है, ऑक्सीजन तो दी नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर दो होंगे, लंग्स में होगी, तो लंग्स का देखो पहले ये बनाई बड़ी सी एल्वोली, इसमें लिखी हमने कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा है, जैसे PO2 लिखते हैं इसको, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन ज्यादा है ना, हाई, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो। ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आया, इसने क्या लिया, लो, इसके पास ऑक्सीजन है, और हाई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली को दे दी, और क्या ले ली इससे, ऑक्सीजन ले ली। अब ब्लड थोड़ा सा कहते हैं ना रईस वाला, इसे कुछ मिल जाए तो राजा, नहीं तो फिर भिखारी मिल जाएगा जल्दी। तो ये ब्लड कुछ ऐसा है। ब्लड ने क्या किया, ब्लड गया अब कहां पर, टिश्यूज के पास, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स था पहले, और दूसरा क्या है, टिश्यू। टिश्यू में यही ब्लड गया, अब इसके पास क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन जो टिश्यू लगातार वर्क कर रहे हैं उनके पास ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। वही प्रोसेस हुआ, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और टिश्यू को इसने ऑक्सीजन दे दी। मैं तो बहुत रही सो ले लो, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं ले आऊंगा फिर लंग्स से जाके, फिर वापस गया लंग्स से लेने। ये यहां से यहां किससे गई, प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, हायर टू लोअर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो गैस है वो गई। ये हो गया रेस्पिरेशन इन मूवमेंट्स कंप्लीट पूरा। इसमें ट्रैक याद कर लेना, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, और मेन जो क्वेश्चन पूछा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इस फ्लो चार्ट को पढ़ लेना, कैसे कैसे बनाया है, इसी से हो जाएगा। अब देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन हमारी तरह ही होती है। प्लांट रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या लेता है, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ता है, CO2। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये इतनी CO2 ले लेता है कि अपने से निकाली थी वो भी, और एनवायरनमेंट से ली वो भी, और CO2 इसने जो रेस्पिरेशन में यूज करी उसको अपनी में से रिलीज में से थोड़ी सी, बाकी एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन छोड़ देगा दिन में। लेकिन रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो सिर्फ ये वाला प्रोसेस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। कौन सा प्लांट ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, वो है बैंगन ट्री। ये हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस का दूसरा टॉपिक। अब बात करते हैं इसी दूसरे टॉपिक में, कई बार फिशेज में पूछे, फिशेज में रेस्पिरेशन कहां से होती है, गिल्स से होती है। अब आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें क्या है, प्लांट की बात हो रही है, पहले प्लांट की कर लेते हैं। प्लांट में दो सिस्टम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन करता है, और फ्लोएम किसकी करेगा, फूड की कंडक्शन करेगा। ये फूड की कंडक्शन करेगा, ये वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन करेगा। ये है जड़, जड़ से लेते हैं पानी, पानी जा रहा है ऊपर, ये गया ऊपर, तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फूड बनता है यहाँ लीफ में, लीफ के तो नीचे भी पार्ट है और ऊपर भी है, तो ये क्या है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, दो डायरेक्शन में मूवमेंट है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तीसरा पॉइंट है, ये रूट कंडक्शन का, रूट टू अपर पार्ट लीव्स, और ये क्या है, लीव्स टू अदर पार्ट्स। अदर पार्ट क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे सब जगह जा रहा है। यहां का फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, इसमें ये कहेगा कि ये यूनिडायरेक्शन है, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों जा रहा है, तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ये हो गए
जाइलम और फ्लोएम के कंडक्शन के ट्रांसपोर्टेशन में। एक इसमें ट्रांसपिरेशन भी आता है। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर की फॉर्म में वाटर का रिमूव होना। तो पत्तों से हमें पानी निकलता रहता है, हमें दिखता ही नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि वेपर की फॉर्म में निकल रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कौन करता है ट्रांसपिरेशन में हेल्प? स्टोमेटा। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं। अपनी ट्रांसपोर्टेशन में देखो, हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो बॉडी में दो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, रेड नहीं होता, येलो पेल येलोइश कलर का, ये रेड है। ये लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में करता है। ब्लड वेसल्स कौन सी है? आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। कैपिलरी को हम काउंट नहीं कर रहे। यहाँ आर्टरी कैसा ब्लड करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और वेन्स कैसा करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक देखो, इनके नाम क्या आ गया? पल्मोनरी वर्ड आ गया। मतलब पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका फंक्शन उल्टा हो गया। और कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वर्ड वैसे लंग्स के लिए यूज किया जाता है। अभी आएगा कि क्या होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन हो गया तो वो क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। पल्मोनरी वर्ड लगते ही इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये देखो, आर्टरी की वॉल होती है थिक और वेन होती है थिन। क्यों होती है? ये दो रीजन लिखते हैं। पहला, वेन जो है टुवर्ड्स द हार्ट आ रही है और लो प्रेशर हुआ, लो ब्लड प्रेशर, जो बीपी है वो भी लो है, इसलिए कैसी है? थिन वॉल्ड है। आर्टरी में क्या लिखोगे? अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, अवे जा रही है तो दूर जा रही है, हमें प्रेशर भी क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए ये मोटी होती है। अब पढ़ो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको हम एक फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे? पहले देख लो, हार्ट कितने चैम्बर है हमारे अंदर? 4 चैम्बर है। फिशेस के अंदर कितने चैम्बर है? फिशेस के अंदर है 2 चैम्बर हार्ट। और जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल इसमें अलग है क्योंकि क्रोकोडाइल के पास रेप्टाइल होने के बाद भी पार्शियली 4 चैम्बर हार्ट हो। तो ये बना दिया हार्ट। और हार्ट के ये 4 चैम्बर हो गए। ऊपर वाला देखो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है वो है राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। V फॉर वेंट्रिकल और A फॉर आर्ट्रियम। अब देखो, ये 4 चैम्बर है और राइट साइड पे कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो इसी चीज से क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग क्यों होता है? क्यों होता है अलग? क्योंकि हमारी बॉडी में गर्मी और सर्दी दोनों में 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये नहीं कि सर्दी है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। वो बढ़ गया तो भी फीवर, डाउन हो गया तो भी फीवर। इसलिए क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है वो उसके लिए इनको अलग होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो एनर्जी ज्यादा के लिए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा? हाई एनर्जी के लिए और टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीड टू बी सेपरेट। फेशियल वगैरह में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? हाँ, क्योंकि उनमें नहीं है नीड। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर है, वो कन्फर्मर्स होते हैं, उनमें बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसको फ्लो चार्ट से याद कर लेना। बॉडी ऑर्गन्स लगातार काम कर रहे हैं, कैसा ब्लड कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लिया वेन्स ने डाला वीना कैवा में, जो कि लार्जेस्ट वेन है। लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वीना कैवा। वीना कैवा ब्लड को लेके आई और उसने कहाँ डाल दिया? राइट आर्ट्रियम में। कैसा ब्लड चल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्ट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
उसके बाद गया राइट वेंट्रिकल से यहां जाएगा लंग्स में। अब लंग्स के पास ऑक्सीजन मिलनी है, लेकिन लंग्स में यहां से कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग से लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। देखो हार्ट के पास जो जाएगा ना वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग से जो वापस लेगा वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट साइड में दे दिया, लेफ्ट कौन है? राइट आर्टरियम। फिर ये खुल गया, यहां गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया ऑर्टा में, और ऑर्टा से गया बॉडी ऑर्गन में। इस बॉडी ऑर्गन से लंग्स तक का याद रखो। यहां कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और इस साइड कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये पूरा क्या है? कार्डियक साइकिल। और इसको क्या बोलते हैं हम? डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं? एक कार्डियक साइकिल के क्या? फॉर कंप्लीशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल 2 times ब्लड कम इन द हार्ट। हार्ट में 2 बार ब्लड आया एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ना कुछ याद रहे, बनाओ, ये लिखो, हो गया काम। ठीक, ये हो गया ब्लड। यहां वाल्व पूछ रहे, ये राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये होता है बाइकस्पिड वाल्व। ये बंद होते हैं, खुलते हैं तो आवाज होती है, हार्ट साउंड बोलते हैं उनको। और ये आपका पूरा क्या हो गया? कार्डियक साइकिल का कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड ह्यूमंस भी कंप्लीट। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के 4th टॉपिक पे, जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना। खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, वो बॉडी के बाहर निकला, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। एनस के थ्रू जो वेस्ट निकलता है वो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बॉडी वेस्ट नहीं होता। बॉडी वेस्ट की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है हमारा, और वो है किडनी। किडनी से ये ट्यूब गई, जिन्हें हमने यूरेटर्स कहा। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लैडर मतलब थैला। ये हो गया यूरेथ्रा, जिससे एक्सक्रीट करना है, ये यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर्स, ये किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां किडनी में मिलियंस नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना आसान सा कोई नहीं है जो आपके नंबर काट दे। पूरा स्ट्रक्चर ये बनाया इस तरह से। फिर पॉइंट कर दो इसको और यहां लिख दो, इसमें बोमेन कैप्सूल। कप को लिखा बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर बना दो बड़ा सारा गुच्छा सा इस तरह से। और ये गुच्छा क्या होता है? आर्टरीज का होता है। ये है ग्लोमेरुलस। किसका ब्लड फिल्टर हो रहा है? आर्टरी का ब्लड फिल्टर हो रहा है। आर्टरी। हमारी बॉडी में लिवर जो है वो यूरिया बनाता है। इस यूरिया का बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्यूमुलेट हो गया, किसी आदमी की किडनी फेल होगी, बड़ी चिंता की बात होती है। कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि भैया यूरिया बहुत ही टॉक्सिक है। वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता गया तो एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो जाएगा? उसका टॉक्सिक लेवल बॉडी का बढ़ेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? बहुत लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए। पानी तो पीना ही चाहिए, इस वजह से कहते हैं। तो यहाँ जो आर्टरी लाई, आर्टरी से छन के इसमें आया, यहाँ एक सबसे आसान ट्यूब्यूल्स लिख दो। और ट्यूब्यूल्स ना लिखे तो क्या लिख दो? ये लिख दो पीसीटी। पीसीटी क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है लीज लूप। जिसे याद रह जाए वो ये लिख लेना, और जिसे याद ना रहे वो लिख लेना ट्यूब्यूल्स। यहां पर जो है ये फिल्टर होके क्या क्या आया? यहां आया वाटर, यूरिया, कीटो बॉडीज,
आयंस, आयंस में क्या, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयंस और लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। और ये अगर आता है यूरिन कंपोजिशन तो ये बता दो भैया ये यूरिन है, ये यूरिन है, ये गया है यहां से, ये बना, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। एक्चुअल में तो फिल्टर इसने किया, कलेक्ट किसने किया, यूरेटर से। कहां आके भरा बैग, यूरिनरी ब्लैडर में, जब भर गया तो यूरेथ्रा से निकल गया। अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में तो सीधा है, पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट है भाई प्लांट में, लीफ होते हैं, लीफ फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, इसीलिए तो बाहर निकाल दी, तो सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। प्लांट का फोटोसिंथेसिस में निकालते हैं कार्बन, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, जो क्या होगी, वेस्ट होगी। ग्रीन लीव्स तो काम करते हैं, लेकिन येलो लीव्स क्या होते हैं, येलो लीव्स अपने आप गिर जाते हैं ना, तो येलो लीव्स क्या है, वेस्ट। वाटर निकल रहा है किससे, ट्रांसपिरेशन से, तो वो भी क्या, वेस्ट। फ्रूट, फ्लावर्स, ये अपने आप गिर जाते हैं पकने के बाद, तो ये भी वेस्ट। तो इसमें आएगा हाउ प्लांट गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट, तो ये पॉइंट लिखना। और फिफ्थ लिख देना गम्स, जो गोंद होती है, गूंद के लड्डू खाते हो आप लोग, तो वो गूंद एक्चुअल में प्लांट का वेस्ट निकलता है उसकी स्टेम से। वो रेजिन्स, रेजिन्स इसमें रेजिन सेल्स होते हैं ऑयल की तरह, वो ऑयल भी क्या है, वेस्ट। ये हो गया एक्सक्रीशन। और यहां हमारा खत्म होता है बायो का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं, बायो का सेकंड चैप्टर, मतलब बुक का 6th चैप्टर, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने आप ही नाम बता रहा है कि भाई ये ब्रेन की बात होगी। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम तो आना ही है। नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक सीएनएस और एक टीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो हिस्से हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पीएनएस में ए फ्रंट और ई फ्रंट नर्व्स। अब ए फ्रंट मतलब ये होती है जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स, काम करेंगी। ये आ जाएगी मोटर नर्व्स, कहां से, ये कहां से कहां मैसेज ले जाएंगी, सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस, और ये कहां ले जाएंगे, सीएनएस टू सेंस ऑर्गन्स। ये तो काम करवा रही है, मैंने इसको टच किया, कैसा है, ये वैसे पहुंच गया, किसने पहुंचाया, ए फ्रंट। ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जा, ए फॉर आ जा, ए फ्रंट नाउ, कहां जा रही है, सीएनएस में। ई फ्रंट एग्जिट कर गई, कहां से, सीएनएस से। सीएनएस से सेंसरी ऑर्गन में जाए, ई फ्रंट। ए फ्रंट ये आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें केस स्टडी में पूछा हुआ था कि बताओ, इसमें एमसीक्यू में सॉरी, कि कौन सी नर्व्स लेके जाती है मैसेज, सीएनएस के पास कौन पहुंचा रही है, सेंसरी नर्व, और सीएनएस से लेके कौन आ रही है, मोटर नर्व्स। अब आ जाओ स्पाइनल कोड का फंक्शन। देखो एक होता है नर्व सेल, नर्व सेल को नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट थी, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना इसका, ये और न्यूरॉन, इन दोनों के स्ट्रक्चर तो बनाने के लिए भी आए हुए हैं कई बार, लेकिन आप ज्यादातर क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं आता। ये इसका हो गया एक्सॉन, ये होगी नर्व एंडिंग, ये सेल बॉडी, इसमें ये न्यूक्लियस, ये इसके डेंड्राइट्स, ये 9th क्लास में भी है, इसमें भी है। इसमें देखो बेटा
कई बार इनके फंक्शन पूछ रहे हैं। एक ये न्यूरॉन है, एक देखो ये दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन आगे आगे पीछे होंगे फाइबर की फॉर्म में। तो ये कह रहा है कि अगर इसमें ये यहाँ रफली बना दिया, ये वाला जो जगह है, ये जो कनेक्शन, ये गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है। सेल बॉडी मैसेज को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करेगी, एक्सॉन उस मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा। अगर इसके अलग अलग से फंक्शन आ जाए तो कह देना सेल बॉडी ने रिसीव किया है मैसेज और एक्सॉन में कन्वे किया है मैसेज, आगे भेज रहा है। अब आता है देखो एक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन वो चीज है जिसमें क्या होगा, आप बिना सोचे ही एक्शन हो गया बॉडी में, कोई सोचा भी नहीं, सोच बाद में रहे। हम गए रसोई में, हमने एक प्लेट उठाई, गर्म थी, छोड़ दी, फिर सोचे हाँ गर्म थी, है ना, होता है ना। तो वो चीज क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या मैकेनिज्म वर्क कर गया? इसमें देखो स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल चीज या इंटरनल चीज जिसकी वजह से काम हो जाए। एक थप्पड़ ला रहा है, थप्पड़ उठाया, बच्चे ने मुंह पीछे कर लिया, तो वो क्या है? स्टिमुलस। बच्चा मुंह पीछे नहीं करता अगर थप्पड़ नहीं उठता। ठीक है, हम चल रहे हैं, पेन आ गई, पेन आते हमने पैर ऊपर उठा लिया, पेन क्या है? स्टिमुलस। तो प्लेट पकड़ी थी, मैं छोड़ दी, प्लेट क्या है? स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस, स्टिमुलस से सेंसरी नर्व्स गई, सेंसरी नर्व्स अब ब्रेन में जाने से पहले देखो हमारी बॉडी के हाथ पैर सब किससे कनेक्टेड? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड ब्रेन से कनेक्ट है, तो ये स्पाइनल कोड पे ही जाएगा मैसेज। पहले स्पाइनल कोड पे जाते, स्पाइनल कोड किसको कह देगी मैसेज? भाई वो ब्रेन की वेट नहीं करेगी, प्लेट गर्म है, फेंक दो। तो इसने खुद ही मोटर नर्व को काम दे दिया। मोटर नर्व ने क्या करवा दिया? रिस्पॉन्स करवा दिया। ये पाथ जो है ऐसे चल रहा है जो, वो है रिफ्लेक्स आर, और मैकेनिज्म जो है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें सेंटर कौन काम कर रहा है? स्पाइनल कोड। और ये पूछा जाए रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में ब्रेन क्या काम कर रहा है? सोचने का काम ब्रेन का है। ब्रेन क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है। लो जी, अब आ जाओ ब्रेन पे ही। ब्रेन का है हम, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें 3 पार्ट हैं। ये बनाया ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन रफली हमने ड्रॉ कर लिया यहां देखो, इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में ये जितनी भी फोटो है, देखो ऐसे समझो इसको, ब्रेन को ये और ये रखा। अब ये स्पाइनल कोड हो गई, ये नीचे वाला ब्रेन, ये स्पाइनल कोड से कनेक्टेड नीचे वाला, इन दोनों के बीच में जो है क्या? वो मिड ब्रेन, और जो ये ऊपर वाला हाथ है ये फोर ब्रेन, मतलब यहां से यहां तक पीछे तक भी जा रहा है यूं, तो ये क्या है? फोर ब्रेन। ये बीच वाला हिस्सा हो गया मिड ब्रेन, और अंदर वाला हो गया हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गए। अब देखो फोर ब्रेन में ये फोल्डिंग्स है, ये क्या है? इसके 2 हिस्से लिख देना, सेरिब्रम और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट, और ये सोचने समझने की शक्ति देता है। सारे रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इनके रिसेप्टर्स यहीं प्रेजेंट होंगे। क्या क्या रिसेप्टर होंगे? आई का फोटो रिसेप्टर, ईयर का फोनो, नोज का ऑल्फैक्टरी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि हम अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग का गैस्टेटरी, और स्किन का थिग्मो, जो टच से पता चले। ठीक है, इसके बाद देखो मिड ब्रेन का काम कुछ नहीं है, इसको और इसको जोड़ना, वो मिड ब्रेन का काम। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स,
सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, पोस्चर जो बॉडी का है, हम पागल को दूर से आते देख लेते हैं भाई पागल है, पता नहीं कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी की लैंग्वेज कुछ अलग होती है। पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। दूसरा पार्ट है पॉन्स, रेस्पिरेटरी एस्पेक्ट्स में काम करेगा। तीसरा पार्ट है मेड्यूला, वोमिटिंग, स्वेलिंग, इनवॉलेंट्री एक्शंस में, मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री में भी काम करता भी, और मेडुला भी इनवॉलेंट्री एक्शंस में काम करेगा। और ये मेडुला हो गया, यहां ये हो गया पॉन्स, ये हिंड ब्रेन के पार्ट है, और ये फूल जैसा बन रहा है ये सेरिबेलम, ये हो गया ह्यूमन ब्रेन। बस कंट्रोल खत्म, कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ। ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन है किससे? हार्मोन से। हार्मोन्स के बिना बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं होती। हार्मोन क्या है? कुछ पार्ट ब्रेन के सिक्रीशन करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और उन केमिकल्स को बोलते हैं हार्मोन्स। अब क्या है? दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड है, जिनके पास डक्ट होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा हमारे ब्लड में थोड़ी जाता है, सलाइवा मुंह में रहेगा, तो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीशन कहां करी? उसी ऑर्गन में जहां वो प्रेजेंट है। एंडोक्राइन, इनके पास डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस ग्लैंड है, और ये अपनी सिक्रीशन कहां करते हैं? ब्लड में करते हैं। हमारे सिलेबस में भी यही है एंडोक्राइन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, एंडोक्राइन है, ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है किसकी? इसने सिक्रीशन करी ग्रोथ हार्मोन की। अब ग्रोथ हार्मोन हमारे किसके लिए चाहिए? बॉडी डेवलपमेंट और उसके लिए, ग्रोथ के लिए, नाम ही बता रहा है। और ये ग्रोथ हार्मोन करेगा क्या? एक तो बॉडी डेवलपमेंट और वो करेगा, दूसरा अगर ये कम होगा तो ड्वार्फिज्म, लेस होगा तो, और ज्यादा होगा तो, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म बौना रह जाएगा, और ज्यादा होगा तो जिजेंटिज्म। ये सिक्रीशन, ये तीन चीजें याद कर लो पिट्यूटरी के साथ। ग्रोथ हार्मोन कम है तो ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो गया तो जिजेंटिज्म। अब आएगा हमारे इसमें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। दूसरा ग्लैंड हम पढ़ेंगे इसमें, ब्रेन से नीचे होता है थायराइड ग्लैंड। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसकी सिक्रीशन करेगा? थायरोक्सिन की। और क्या काम करता है ये हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को देखता है। थायराइड ग्लैंड, अगर इसकी सिक्रीशन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, और आयोडीन कम हो जाए तो बीमारी होती है ग्वाइटर, डेफिशिएंसी डिजीज है ये, बीमारी इसकी कमी से होगी। तीसरा ग्लैंड है जो वो, और नीचे आ जा बॉडी में, ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास से ग्लूकागॉन जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन आपके लिए नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपने? इंसुलिन मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। तो ये मत करना, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है आपकी में, क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, या मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज के टाइम पर इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, इसकी कमी हो गई, किसी की बॉडी में कम सिक्रीट होने लग गया तो उसको क्या होगी? डायबिटीज हो गई। ठीक, ये हो गया पैंक्रियास का काम। अब आते हैं हम, तीसरा ग्लैंड है पैंक्रियास, और चौथा ग्लैंड है आपका एड्रेनल।
एडर्नल ग्लैंड को इमरजेंसी कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है। एडर्नल लाइन इसका हार्मोन है। पेपर देने गए होंगे और पेपर देने से पहले बोर्ड के एग्जाम से पहले जो नर्वसनेस आती है, जो पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, वो एड्रेनालाइन की वजह से होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड है। इसके बाद आता है मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मेल में टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है और फीमेल में ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन रिलीज करती है। ये मेल हार्मोन है तो मेल सेक्स ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में और उसके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवम प्रोडक्शन और ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब पढ़ते हैं इसी चैप्टर का प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट में तो और आसान है। प्लांट में तो देखो कोई ये तो है नहीं, ब्रेन है उनके अंदर। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले देखो प्लांट मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। अगर ट्रॉपिज्म क्या स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, तो ट्रॉपिज्म। और नॉट डिपेंड ऑन, अगर स्टिमुलस मिल रहा है तो स्टिमुलस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है कि कहां से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो क्या है? नास्टिक मूवमेंट। अब इसको देखो, पहले नास्टिक मूवमेंट को ही देख लो। इसमें नास्टिक मूवमेंट में टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई का पेड़ जो कहते हैं। इस प्लांट को कहीं से भी टच करो, ऊपर से नीचे से, हाथ मतलब हाथ लगा दो उसकी पत्ती पे, वो पत्ती अपने आप बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ? स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं है। स्टिमुलस के ऊपर पत्तियां तो ऊपर ही बंद होती है। अब नीचे से हाथ लगाओ तब भी ऊपर ही बंद होंगी, साइड से लगाओगे तब भी ऊपर ही बंद होंगी। तो ये डायरेक्शन पे स्टिमुलस की भी डिपेंड नहीं कर रहा। नास्टिक मूवमेंट किस प्लांट ने दिया? टच मी नॉट और छुई मुई प्लांट का जो पेड़ होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? साइंटिफिक नेम है इसका मिमोसा पेल्यूसिडा। साइंटिफिक नेम हमेशा लिखना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, बाकी पीछे सारे स्मॉल और दोनों अलग अलग से अंडरलाइन होंगे। अब आ जाओ ट्रॉपिज्म में। ट्रॉपिज्म अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट की। एक अंधेरे कमरा है, उस अंधेरे कमरे में एक पॉटेड प्लांट लगा हुआ है और हम देख इसमें यहाँ एक विंडो है, इस विंडो में से बस यहाँ से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, तो ये पेड़ क्या होगा? इसकी साइड झुक जाएगा। क्यों झुक गया? क्योंकि इसमें हो रहा है ट्रॉपिज्म। कौन सा? फोटोट्रॉपिज्म। एक तो ये लिख दो मूवमेंट ऑफ प्लांट पर टुवर्ड्स लाइट। दूसरा दिखा दो इसी को कि एक पेड़ है, विंडो से सोर्स ऑफ लाइट है और प्लांट विंडो की साइड मुड़ गया, बैंड हो गया, तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट बता दिया आपने। दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म कहता है पानी के साइड मूवमेंट। अब पानी की साइड मूवमेंट में क्या है? एक चौड़ा सा पॉट लिया, उसमें एक पेड़ यहाँ लगाया और उसमें यहाँ पानी डाला, एक दूसरे ए साइड पे पेड़ लगा, बी साइड से पानी डाल रहे हैं तो रूट इसकी बी साइड को जा रही है। ये क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कि रूट का मूवमेंट किस साइड होता है? पानी के साइड होता है। तीसरा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के साइड मूवमेंट में कैसे? एक पॉटेड प्लांट है, उसमें रूट्स, स्टेम तो ऊपर चली गई, फोटोट्रॉपिज्म दिखा रही है, रूट्स नीचे आ गई, जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है। तीसरा है, चौथा है इसमें कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में हम इसको एग्जांपल ये नहीं आएगा। कीमोट्रॉपिज्म में क्या है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये होगी स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये होगी ओवी। इसमें पोलन ग्रेन, ये ओव्यूल हो गया और इस ओव्यूल पे इसकी जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब किसका एग्जांपल है? कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल की साइड पे स्टिग्मा केमिकल रिलीज करता है जिससे कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल की साइड होती है। बस ये है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट का ट्रॉपिज्म हो गया, फोटोट्रॉपिज्म लाइट की साइड मुड़ना, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की साइड मुड़ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी की साइड मुड़ना
और कीमोट्रोपिज्म केमिकल की साइड। नास्टिक मूवमेंट किसी भी ट्रोपिज्म में बिलीव नहीं करते, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रोपिज्म ट्रोपिज्म नहीं है, नास्टिक का डायरेक्शन लेस है और वो अपनी एक ही डायरेक्शन में होगा। टच मी नॉट प्लांट इसका एग्जांपल है। इसको थिकमोट्रोपिज्म भी बोल देते हैं कई बार। अब आ जाओ प्लांट हॉर्मोन्स में। हार्मोन प्लांट के कौन कौन से हैं? हार्मोन देखो 5 हार्मोन है। एक है ऑक्सिन, जिन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी बोलते हैं, और रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआरस भी बोलते हैं इसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ऑक्सिन सब चीज बढ़ाएगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। तो मेन हमने लिख दिया लेंथ। कहां पर प्रेजेंट होता है? टिप पे। लेंथ किसकी? रूट की और स्टेम की, दोनों की बढ़ाता है। ठीक। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोड की ग्रोथ बढ़ाता है। इंटरनोड क्या होती है? देखो गन्ना है, गन्ने में ये गांठ गांठ होती है, इन दो गांठ के बीच वाला स्पेस, किसी गन्ने की ये पोरी बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी। क्यों? जिब्रेलिन। जिसमें जिब्रेलिन ज्यादा होगा उसमें ये बड़ी होगी, जिसमें जिब्रेलिन कम होगा उसमें ये कम होगी। तो इंटरनोड की ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है? जिब्रेलिन कर रहा है। तीसरा है इथाइल, ये साइटोकाइनिन। साइटो मीन सेल, काइनिन मीन डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करे। तो सेल डिवीजन करेगा तो सेल जितने सेल डिवाइड होंगे उतना काम ग्रोथ होगी। तो नए पत्ते आना, नए फूल आना, ये किसमें? साइटोकाइनिन को। ये ब्यूटी हार्मोन भी है क्योंकि ये जवान रखना है, सेनेसिस को, डेथ को डिले करता है। अब आ जाए इथाइलिन में। इथाइलिन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, फ्रूट को पकाने का काम है इथाइलिन का। और है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। इनहिबिट मतलब रोकना, जो पत्तों की ग्रोथ रोक दे, जो स्टेम की ग्रोथ रोक दे, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। और ये क्या है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी। ये चैप्टर सेकंड भी इसका कंप्लीट हो गया है हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अब हम चलते हैं चैप्टर थर्ड ऑफ बायोलॉजी, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस की तरह, लेकिन इसमें भी देखो बेटा बहुत जल्दी रिवीजन हम करेंगे इसका। इसमें देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि बुक का चैप्टर 7 है और बायो का चैप्टर 3 चल रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो दो तरह की रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस। न्यू वन कैसे बने? तो पहले वालों से नए बनते हैं। ये दो तरह की है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एसेक्सुअल बढ़िया है या सेक्सुअल बढ़िया? तो वेरिएशन सेक्सुअल शो करेगा तो सेक्सुअल बढ़िया है, वैरायटी मिलेगी, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। एसेक्सुअल में सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब एसेक्सुअल टाइप्स कितनी है? ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आया हुआ है। एसेक्सुअल की टाइप में सबसे पहले है फिजन। फिजन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दो में टूटे, अमीबा दो में टूटता है तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा। दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल जो एक ऑर्गेनिज्म कईयों में टूट जाए एक साथ, इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। और यहाँ अमीबा के साथ एक लेशमेनिया एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में। लेशमेनिया भी एक साथ दो में टूटता है और ये काला जर बीमारी होती है उसको कॉज करने वाला है। पहली टाइप होगी। दूसरी टाइप होगी बडिंग। बडिंग क्या है? हाइड्रा है, इससे कोई भी आउटग्रोथ निकली, जब ये आउटग्रोथ इसमें है तो ये बढ़, जैसे ही आउटग्रोथ अटैच हुई तो इसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो ये क्या हो गया? बडिंग। और इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा। और ये इसमें भी होता है, दो एग्जांपल हो गए इसमें। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें क्या होता है? ऐसे फिलामेंटस बॉडी है, जो लंबे रिबन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो टूटेंगे और टूट के नए बना देंगे। 2 हिस्से में टूटे, 3 हिस्से में टूटे, जितने भी हिस्सों में टूटे उतने नए ऑर्गेनिज्म इसने बना दिए। तो ये है एग्जांपल इसका स्पाइरोगायरा, एल्गी है ये। चौथा एग्जांपल है, चौथा रीजनरेशन।
अब इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। रीजनरेशन का मतलब होता है ये एक बॉडी है, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स बॉडी का जगह जो है मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये जो है स्पायरोगैरा, ये लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए, और ये कैसी भी बॉडी होगी इसमें ये सबसे अलग बन गए। तो रीजनरेशन में पूरी बॉडी अलग बनती है। तो रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया। और एक चीज याद रखना, लिजार्ड रीजनरेशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि लिजार्ड टेल छोड़ती है, लेकिन क्या है, टेल से लिजार्ड नहीं बनती, इसलिए रीजनरेशन का एग्जांपल कभी भी लिजार्ड नहीं आएगा। अब इसका फोर्थ टाइप हो गया ये, और फिफ्थ टाइप हो गया इसका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है, इसमें स्पोर बनते हैं और ये स्पोर जब बहुत दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं तो ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और इसको बहुत, ये किसमें होता है, राइजोपस में। राइजोपस फंजाई है, फंजाई में सारी में स्पोर फॉर्मेशन चलती है। ठीक है जी, ये हो गया एसेक्सुअल की टाइप। अगर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट जो है वो किसी उसके वेजिटेटिव पार्ट से हो जाए। तो एसेक्सुअली, लेकिन प्लांट्स में इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ जाए या प्लांट में एसेक्सुअल आ जाए, बात है। ये किससे होगा, बाय स्टेम। स्टेम से किसमें, शुगर केन की स्टेम बोई जाती है, रोज की स्टेम कटिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। बाय रूट्स, रूट से तो बहुत प्लांट, बहुत सारे प्लांट जो है वो रूट से हो जाते हैं। इसमें आता है बाय लीव्स। लीव्स में देखो एक प्लांट ये है, इसमें ये ब्रायोफिलम, यहां से रूट्स निकलती हैं, और एग्जांपल है इसका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में लीव्स बो दो, उससे प्लांट निकल आता है। अब यहाँ होगी एक दो जो आर्टिफिशियल कौन से हैं, जो प्लांट्स में आर्टिफिशियली कराए जाते हैं, एक होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक होता है सियॉन और एक होता है स्टॉक। दो पेड़ लिए, एक का रूट लिया स्टॉक बोला, एक का स्टेम लिया सियॉन बोला, इन दोनों को जोड़ दिया और एक नया पेड़ बना दिया। मैंगो ज्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, मैंगो के ज्यादातर प्लांट ऐसे ग्रो करते हैं। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग है जैस्मिन एग्जांपल। इसमें क्या किया, इस पेड़ की सबसे नीचे वाली ब्रांच ली और मोड़ दी, और ऐसे मोड़ दी कि इसका ऊपर वाला सिरा तो हवा में है, एयर में, और ये वाला हिस्सा धरती के नीचे दबा दिया, सॉइल के नीचे, तो यहां से एक नया पेड़ बन जाता है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स में हो गई प्लांट की। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट के बारे में। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है। इसमें सेक्सुअल पार्ट कौन सा है, फ्लावर। फ्लावर की बात करें तो ये होके बना दिया हमने फूल। इसमें हमने पेटल से सेपल से कोई मतलब नहीं है, यहां हमने ये लेना है, ये है एंथर और ये इसका फिलामेंट। ये क्या है, मेल पार्ट, और ये ले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये किसके पार्ट हो गए, फीमेल पार्ट है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब देखो इस ओवरी, यहां से एंथर में, आपके में डेवलपमेंट नहीं है पूरा एक्सप्लेनेशन, तो हम सीधा एंथर पे आ रहे। एंथर के अंदर से डिवाइड होकर बनती है, मेयोसिस होती है, 1 से 4 सेल बनते हैं। हमने यहां से बढ़ना है कि क्या बन गए, पोलन ग्रेन बन गए। अब पोलन ग्रेन जो बना, उस पोलन ग्रेन में इसकी बाहर वाली लेयर है एक्साइन और अंदर वाली लेयर है इंटाइन। ये एक्साइन और ये इंटाइन। यहां पर ये है जामपोर, कहीं कहीं इंटाइन नहीं होती, इसको एक्साइन नहीं होती, इसको जामपोर कहते हैं। इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे, कितने, 2 मेल गैमेट। कुछ भी याद ना रहेगा तो ये याद रखना कि पोलन ग्रेन के अंदर कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। अब आ जाओ ओव्यूल पे। ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है, बड़ा करके यहां बना दिया। ओव्यूल के अंदर ये होता है एम्ब्रियो सैक।
और यहाँ एक निशान है, ये है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पोलन ट्यूब घुसेगी। यहाँ ये है सिनर्जिड सेल, ये एग सेल, हमें एग सेल से मतलब है, हमने लिख दिया एग सेल। और ये बीच वाले दो हैं एक ही सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों को भी लिखना जरूरी है। ये इतनी ही लेबलिंग याद कर लेना, बस आपके सिलेबस में इतना ही है, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और माइक्रोपाइल एंड। ठीक है जी। ये हम यहाँ ओवरी के अंदर बना लें इसको, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से रब कर देते हैं, और ये बनाया स्टिग्मा, ये हो गई इसकी ओवरी, इतनी बड़ी बना दी है जिससे कि लेबलिंग सब अंदर आ जाए। ये पोलन ग्रेन आया यहाँ, पहले तो ये आया कि भाई पोलन ग्रेन आया कैसे। पोलन ग्रेन का ट्रांसवर्स एंकर से यहाँ पोलन ग्रेन पहुंचेगा, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। कितने तरह की, सेल्फ और क्रॉस। एक ही पेड़ में हो, यहां से यहां पहुंचा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फूल में हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्लांट्स में ही होती है बस, एनिमल्स में पॉलिनेशन नहीं होती। अब है यहां से जब पोलन ग्रेन यहां आया तो इस पोलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमेट है, 2। तो ये पोलन ट्यूब बनती है ऐसे, और ये पोलन ट्यूब एंट्री कहां से मारती है, ये मारती है एंट्री माइक्रोपाइल एंड से। कितने पोलन ग्रेन मेल गैमेट है इसके पास, 2। तो यहां हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन यहां लिख रही हूं मैं। फर्टिलाइजेशन देखो बेटा क्या होती है, फर्टिलाइजेशन में जो आगे में गैमेट है, हमने कहा ना 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट में जो पहले गुजरा है बस वही क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट को आगे घुसा, ये मिला इसको एग सेल, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और ये बन गया जाइगोट। जाइगोट 2 सेल मिले हैं तो दोनों के 2n बन गए। इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, जो पेड़ होता है, मूंगफली में जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है वो। एक लाइन खींच दी, यहां लिख दिया सेकंड मेल गैमेट। ये क्या था, फर्स्ट मेल गैमेट, और सेकंड मेल गैमेट कौन सा होगा, जो पीछे ये वाला सेकंड मेल गैमेट। अब भाई इससे तो ये फ्यूज हो गया इससे एग सेल से, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ एग सेल से फ्यूज हुआ तो कौन बचा, पोलर न्यूक्लियाई। प्लस का मतलब फ्यूज, प्लस का मतलब फ्यूज, फ्यूज किससे हुआ, पोलर न्यूक्लियाई से। अब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ तो इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट में पेन बोलते हैं, PEN, तीनों कैपिटल लिखना, और ये 3N है। मूंगफली में जो हिस्सा खा रहे होते हैं ना वो क्या है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो उसके चोंच होती है उसमें एम्ब्रियो, उसी से पेड़ निकलता है। ऐसे सभी सीडों में होता है। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब एक एम्ब्रियो सेट में कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हुई। इसको बनाओ और लिख दो, ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रही है एक ही एम्ब्रियो सेट में। और ये वाला इधर वाला सेट, सेकंड मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ। पोलर न्यूक्लियाई कितने थे, 2, और ये 1 था, 3 का फ्यूजन हुआ, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। अगर लिखना ना आए, इसको बनाओ, ऐसे एरो डालो, लिख दो डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बनाओ और इसको लिख दो ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन पूछता है तो ये लिख दो, डबल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन पूछता है तो इसको लिख दो। वर्ड्स में लिखोगे तब भी वही है, और ऐसे लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। यहां देखिए, अब ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जो क्या क्या चीज किससे बनी, प्लांट में क्या था, ओव्यूल, ओव्यूल से बनता है प्लांट का सीड। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वो है कि फर्टिलाइजेशन के बाद किससे क्या बना। तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से बना सीड, और ओवरी से बना फ्रूट। ये पूछे सीड किससे बना, ओव्यूल से, या फिर पूछे ओव्यूल किसमें डेवलप हुआ, तो सीड में। फ्रूट किससे बना, ओवरी से, तो ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और सीड से फ्रूट। तो ये चीजें आपके 1 मार्क्स में आती है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी। अब देखो कई बार फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो पोलिनेशन क्या है, प्लांट में होगी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंकर टू स्टिग्मा, वो क्या है, पोलिनेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है वो एनिमल्स में, उसमें फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जाइगोट बनता है। अब यहां देखो, ये हो गया प्लांट का कंप्लीट।
अब पढ़ते हैं हम अपने बारे में, हमारी ह्यूमन जो बीइंग है उसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले देखो मेल की। मेल में क्या होता है, टेस्टिस होती है। टेस्टिस के दो काम है, स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना, ये क्या है, ये क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है टेस्टिस के बाद वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है वो लॉन्ग ट्यूब है, तो क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल। अब आ जाओ भाई, सेमिनल वेसिकल क्या है। तीसरा हिस्सा लिखेंगे सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर एक मिल्की फ्लूइड की सिक्रीशन करते हैं, और ये मिल्की फ्लूइड होता है सेमिनल प्लाज्मा। इसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। जब इस सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे सीमेन। ठीक है जी। अब यहां आते हैं हम पेनिस। पेनिस मस्कुलर ऑर्गन है और इसके अंदर होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल में कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज मतलब एक ही चीज है और जो दो पैसेज कर रही है, किस किस का, यूरिन भी यहीं से पास होता है और सीमेन भी। सीमेन क्या है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, वो हो गया सीमेन। ये हो गया जी इसका पार्ट। अब मेल गैमेट कौन सा है, मेल गैमेट है स्पर्म। ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी कितने, दो। टेस्टिस भी कितने थे, दो। ओवरी के कितने, टेस्टिस के कितने फंक्शन है, टेस्टिस के दो फंक्शन थे और ओवरी के भी यहाँ दो फंक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखो ओवरी है, ओवरी कितनी, दो ओवरी है, और ये भी क्या ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है। इसके बाद आता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब कितनी, ये भी दो होंगी, दोनों साइड से आएंगी। इसका काम है, ओवम जो है यहां प्रोड्यूस हुआ है ओवरी का ये, तो ओवम यहां से निकला तो इसने इसको ट्रांसफर किया। अब यहां देखो तीसरा है यूट्रस। यूट्रस हो गया आपका ये वाला हिस्सा, ये ड्रॉइंग कर देते हैं, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस देखो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। अगर यहाँ ओवम है और स्पर्म भी है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर ओवम इसको निकाल, इस यहां से निकल गया, ओवम क्या हुआ, ओवम इससे निकल गया, यहां से बाहर आ गया, या यहां है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यहां से ओवम का निकलना, रिलीज ऑफ ओवम, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। पुबर्टी एज के बाद ओवम मैच्योर होना शुरू करता है। 14 दिन लगते हैं इसको यहाँ। ओव्यूलेशन का कितने डेज पे होता है, 14th डेज पे। 14 नहीं है, 4 यहां से 14 दिन निकले, निकलते ही क्या बोल दिया, ओव्यूलेशन। ओवम यहाँ गया, कुछ नहीं है, यहां आ गया, यहां से यूट्रस, अगर यूट्रस से ये होता है सर्विक्स, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, और फिर वेजाइना आउटर ओपनिंग। फीमेल में वेजाइनल और यूरिन पैसेज की यूरेथ्रा अलग अलग होता है, तो फीमेल में ओपनिंग अलग है, यहां से ओवम रिलीज होगा और बाहर निकल जाएगा। मतलब 14 डे तो यहां से निकलने लगे और 14th डे ही यहां निकलने लगे, यहां से पास होने लगे, तो इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कहां होगी फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है,
फैलोपियन ट्यूब, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब। अब आता है यूट्रस, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, ये सपोज करो जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, बहुत सारे सेल बने और सेल बन के कहाँ आ गए, यहाँ, और यहाँ पर बेबी बनता है। ये क्या है, वॉर्म भी बोलते हैं इसको और यूट्रस भी बोलते हैं। क्या है ये, साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट जैसे रूट जमीन के अंदर घुस जाती है, ऐसे ही बच्चा अपने मदर के वॉर्म के साथ कनेक्शन करता है। ठीक है जी। अब बच्चे ने कनेक्शन जब कर लिया, जब कनेक्शन किया तो ये यहाँ से चीजें लेगा, यहाँ बनेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर का उसके बच्चे के साथ जो कनेक्शन होता है, जो हमारा लेवल है वो, उससे क्या मिलता है, फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन है इसके ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मदर की बॉडी से इसमें, और ये अपने वेस्ट को डिस्चार्ज करता है मदर की बॉडी में इसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ये हो गए इसके प्लेसेंटा के फंक्शन। तो ये चीजें हैं। और जब अगर ये नहीं होता फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्ज, और 45 से 50 इयर्स ओल्ड लेडी में मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। ये है आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अब ये आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके में इसी चैप्टर में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल करो। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, तो वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहला आता है, सबसे पहला है बैरियर मेथड। इसमें कॉन्डम्स हो गए जो कि फिजिकल डिवाइस है, जो कि कांटेक्ट को मदर और मेल और फीमेल के कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन। केमिकल में पिल्स बनाई जाती हैं, जैसे सहेली पिल्स है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं, और ओव्यूलेशन को भी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस जो है ये क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, और स्पर्म को डेथ कर देंगे, स्पर्म को पहुंचने नहीं देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड में आता है। क्यों, क्योंकि इसको जब चाहो जब हटवा सकते हैं। इसमें एग्जांपल आता है कॉपर टी, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है कॉपर टी। कॉपर की मेटल बनी होती है यू टी शेप की, इसलिए इसका नाम ही कॉपर टी रख दिया। और इसके जो फोर्थ है इसमें वो है सर्जिकल। सर्जिकल एक्चुअल में सर्जरी करवानी, इसमें अगर मेल सर्जरी कराता है उसमें क्या होगा, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी किसमें, मेल में, जिसमें क्या है वेंस डेफरेंस को इसको कट कर देते हैं या फिर टाई कर देते हैं, तो वहां से स्पर्म पास नहीं होंगे, स्पर्म पास नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन मतलब ही नहीं। इसमें सेमिनल प्लाज्मा मिल्की फ्लूइड निकलेगा बस। यहां ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब जो है उसको कट करते हैं या टाई करते हैं, इसको कट कर दो या फिर टाई कर दो। ये सर्जरी से होता है, सर्जरी होगी इन दोनों केसेस में। तो फेलोपियन वेसेक्टोमी फीमेल्स में, सॉरी मेल में, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में। ये हो गया जी कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से। अब बात करते हैं हम एसटीडीज की, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए क्या बोल दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में दो क्वेश्चन जब सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये कि फैलती क्यों है, कि भाई इसी में बीमार है और बीमार के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर दिया जाए तो बीमारी फैल जाएगी। इसमें दो कौन से, वायरल डिजीज और दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। वायरल डिजीज में एक तो है वार्ट्स, WARTS वार्ट्स, और दूसरा है HIV एड्स। HIV मतलब क्या है ना, HIV तो इसका कॉजल एजेंट है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
सिंड्रोम क्यों? क्योंकि बहुत सारे और वो दिखाते सिम्टम्स। बैक्टीरियल भी दो हैं, गोनोरिया और दूसरे साइफिल्स। ये ही एग्जांपल्स पूछे जाएंगे ज्यादातर कि 2 एसटीडीज बता दो बैक्टीरियल या 2 वायरल एसटीडीज बता दो। ये हो गई जी, ये आपका हो गया चैप्टर 7 भी कंप्लीट। और अब हम आते हैं चैप्टर 8 बुक का और 4th चैप्टर बायोलॉजी का, जिसे बोलते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपकी केस स्टडी आएगी बेटा। तो चैप्टर 8 इससे क्वेश्चन भी आएगा और हेरिडिटी से केस स्टडी भी हेरिडिटी पे आती है। हेरिडिटी में देखो, इसमें एक तो मेंडल को याद रख लो। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताया। जीन की जगह इसने वर्ड यूज किया फैक्टर, जीन नहीं पता था। इसने एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट था इसका वो था पी प्लांट, मटर का पौधा, और इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम याद कर लेना क्योंकि बुक में दिया हुआ है, और साइंटिफिक नेम ऐसे ही लिखना है, ये कैपिटल लेटर ये स्मॉल लेटर दोनों अलग से अंडरलाइन। पी प्लांट है एक्सपेरिमेंटल प्लांट, फैक्टर 4। जीन इसने वर्ड यूज किया था, तो जीन के लिए क्या वर्ड यूज किया ये भी आ जाता है 1 नंबर में। पी का साइंटिफिक नेम क्या है वो भी आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था मेंडल का वो भी आ जाता है। क्यों किया? व्हाई? उसने पी क्यों चुना? क्योंकि ये इजी टू रेयर, ग्रो करने में आसान था। दूसरा बाइसेक्सुअल है। तीसरा नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। और चौथा इसने कहा कि ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का हो जाता है कैरेक्टर। कौन कौन से हैं? हाइट के लिए एक होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को दिखाएंगे, और दूसरे होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को सप्रेस करेंगे। तो इसका जो है, इसने कहा हाइट के लिए टॉल और डॉर्फ, तो इसने एक ही सिंबल यूज किया जिसको कैपिटल लेटर में लिखा तो वो डोमिनेंट, और स्मॉल लेटर में लिख दिया तो वो रिसेसिव। ठीक, अब इसने कलर ऑफ सीड के लिए दिया, सीड की शेप के लिए भी लिया और कलर के लिए भी लिया। तो कलर के लिए इसने लिखा येलो और ग्रीन। येलो का ले लिया कैपिटल वाई इसने इस तरह, और स्मॉल वाई इसमें ले लिया। ऐसे शेप के लिए लिया इसने राउंड, और दूसरा रिंकल। कुछ मटर होती है ना छोटी छोटी, अब बाहर से दिखेगा कि मोटी मटर नहीं निकलेगी, दूसरी मटर होती है। ये हो गए 3 कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर इसने लिया किसके लिए? कलर ऑफ पॉड, मतलब फली, और फिर शेप ऑफ पॉड। ये भी ये हो गया कलर ऑफ पॉड के लिए उल्टा चला गया। ग्रीन इसने किसके लिए लिया? डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसने देखिए पॉड ना पकने के बाद भी हरी रहती है, लेकिन मटर जो है पकने के बाद येलो होती है, तो ये पकने के बाद के कैरेक्टर इसने लिए, इसने जी यूज किया इसके लिए। पॉड का शेप जो था वो था इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रक्टेड में ये आई स्मॉल ले लिया इसने, और इन्फ्लेटेड में आई कैपिटल लिया। और लास्ट 7 कैरेक्टर है। 7 कैरेक्टर में इसने लिया जो फ्लावर के 2 हो गए। एक तो हो गया पोजीशन ऑफ फ्लावर और एक हो गया कलर ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में तो हो गया कि एक्सियल है या टर्मिनल है। एक्सियल के लिए ए लिया, टर्मिनल रिसेसिव था, स्मॉल ए ले लिया। और पोजीशन कलर ऑफ फ्लावर में वायलेट जो कलर है या पर्पल, इसने पी लिया या डब्ल्यू ले सकते हो, वी भी ले सकते हो, और इसने व्हाइट लिया इसने स्मॉल के लिए। अब अगर ये आएगी कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है तो 7। कितने ट्रेड लिए? 7। और कहेंगे ट्रेड कितने लिए तो लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड 14, 14 में ना 7 रिसेसिव 7 डोमिनेंट, और ट्रेड्स पूछेगा तो 7 आंसर देना। ट्रेड्स कितने? 7, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितने? 14। ये इसने लिए। अब यहीं से हम उठाएंगे, इसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के वैसे तो 3 लॉ थे, लेकिन आपके सिलेबस में एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है मेंडल का लॉ ऑफ
डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। इसने इसका अगर एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग कराई जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर इसने लिया टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया तो इसने इस तरह से गैमेट बनते हैं। ये होता है F1, ये पेरेंट है, ये गैमेट्स, और ये क्या हो गए F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट वेरिएबल जनरेशन। अब ये टॉल होंगे या ड्रॉप होंगे, देखो जब इकट्ठे आ रहे थे तो ये टॉल था, ये ड्रॉप था, लेकिन डोमिनेंट के साथ अगर रिसेसिव आएगा तो रिसेसिव क्या है, दब जाएगा। डोमिनेंट का टी वाला अपना कैरेक्टर शो कर देगा और ये दिखेंगे कैसे, टॉल। इसका सेल्फ क्रॉस मतलब इसको इसी के साथ क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई तो इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे। अब ये दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। यहां भी क्या है, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। जब इसको हम एक बॉक्स में बनाएंगे तो ये देखो अगर ऐसे करते हो ना तो गलती कभी नहीं होगी। ये इस तरह से बने। अब इसमें कितने टॉल, 3 टॉल, और जो हमें ये बताइए, ये वाला टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये डॉर्फ। जो हमें ये बता दे कि जो टॉल है या डॉर्फ है वो कैसे है, जो हमें ये बता दे ना टॉल और डॉर्फ कैसे दिख रहा है, तो उसे होता है फिनोटाइप। तो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में कितने दिन टॉल और एक डॉर्फ, तो क्या आया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आ जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या बताओगे कि एक तो जो है इसमें प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड वाले हैं और एक प्योर रिसेसिव है, तो 1:2:1। और ये क्रॉस मेटल करके गया था। अगर आप इसमें अपने दिमाग मत लगाना, ये एज इट इज ही आएगा, इससे कहीं फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो चेंज कर दो। अब बात करते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस किया जाए तो वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम यहां कर देंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो कहेगा दो कैरेक्टर कौन से ले लिए, राउंड एंड येलो सीड, इनको क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ। अब राउंड के लिए क्या है, एक कैरेक्टर ये है और ये कलर वाला कैरेक्टर। राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y कैपिटल। यहां इन्हीं दोनों को छोटे में, क्योंकि एक के लिए तो 2 यूज करते हैं, 2 है तो 4 यूज करिए। इसका जो चीज आगे रख ली वो आगे रहेगी, जो पीछे रख दिया वो पीछे रहेगा। हमने R आगे रखा है तो सब जगह R आगे है। R में भी ये देखना है कैपिटल वाला आगे आएगा, स्मॉल वाला पीछे है। मतलब देखो बालों के लिए कलर, आंख का कलर, स्किन का कलर। अब ऐसे थोड़ी स्किन वाले आगे पीछे होते रहेंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। स्किन वाला स्किन के पास ही जाएगा, आई वाला आई वाले के पास जाएगा और हेयर वाला हेयर वाले के पास जाएगा। तो ऐसे यहाँ करना है। ये पेरेंट हो गए, इसमें एक इसमें से आया और एक इसमें से आया, ये आ गए। यहाँ भी इसमें से एक आया स्मॉल r और एक इनमें से आया स्मॉल r। ये क्या बन गए, गैमेट्स। गैमेट्स के बाद क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब यहाँ देखो, अब हम R एक साथ लिखेंगे। ये R बड़ा है तो आगे, ये छोटा वाला पीछे, ऐसे कैपिटल Y बड़ा फिर छोटा। हमेशा पहले जो आएगा वो कैपिटल आएगा, उसके पीछे स्मॉल आएगा और एक जैसे एक साथ लिखने हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है बेटा। तो इसको हमने ऐसे लिखना है। ये क्या होंगे, ये जितने भी होंगे, कैपिटल आ रहा है तो राउंड, कैपिटल Y आ रहा है तो येलो। और ये जनरेशन कौन सी है, F1। अब F2 के लिए क्या करते हैं, सेल्फिंग करी तो इसको इसी के साथ क्रॉस कराया। अब यहाँ बनेंगे 4 तरह के गैमेट। 4 तरह के कौन से, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, कैपिटल R इसको उठा लो पहले, फिर इसको दोनों के साथ रख दो कैपिटल। ऐसे स्मॉल r को उठाओ, स्मॉल r, ये भी मेंडल करके जा रहा है, ऐसे ही करना है। अब जो यहाँ लिखे वही यहाँ आएंगे क्योंकि एक जैसे। ये आ गए। अब इसको टेबल बना दो। टेबल बना दी तो टेबल में भी यही याद रखना, यही सीक्वेंस यूज करना और ऐसे ही आएंगे ये। तो ये यहां पर जब हम लिखेंगे इन्हें तो ये ऐसे ही आने चाहिए, अपनी मर्जी से इन्हें मत करना बेटा। जो लिख के गया है मेंडल उसी को हम फॉलो करते हैं। इसको इसके साथ करोगे तो ये आ गया,
इनमें भी याद रखना, कैपिटल वाला आगे आना चाहिए, स्मॉल वाला पीछे आना चाहिए। इस वाले को इन चारों के साथ कर रहे हैं, पहले ऊपर वाले को, और फिर हम इसको कर रहे हैं। अब दूसरे वाले को इन चारों के साथ लिख दो, ये आ गया इसका। तीसरे वाले को लिख दो अब इसके साथ। तो हम अगर इसमें ये देखेंगे तो अगर आपको एक बार क्रॉस करना आ गया ना बेटा, तो ये आप कहीं भी गलत नहीं कर सकते। और ये देख लेना कि क्वेश्चन ABC में पूछा जाए तो ABC में ही आंसर करना है। ये नहीं कि आप क्रॉस कर रहे हैं, उसमें पूछा फर्स्ट वाले में क्रॉस करो, सेकंड में, तो वहां वैसे ही आंसर करना जो चीज पूछी जा रही है, अपना क्रॉस करके रख लेना, फिर आंसर करते रहना। जैसे उसने पहले क्वेश्चन में पूछा कि इसकी फिनोटाइप बताओ, तो फिनोटाइप ए पार्ट करके फिनोटाइप बताओ। अगर ये पूछ रहा है कि जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप बताओगे। अब यहाँ हमारा जीनोटाइपिक रेशियो नहीं निकालना, इसमें हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो होगा, ये वाले सारे डोमिनेंट होंगे, ये वाले भी, और ये दोनों अगर आपने सही किया, ये और ये उल्टा एल एक जैसे, और ये अलग, तो ये कितना आएगा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:1। ये जीनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो किसका? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। यहाँ एक डीएनए कॉपिंग करके और है, डीएनए कॉपिंग तो होती है बेटा भाई जब सेक्सुअल कैरेक्टर, हम एसेक्सुअल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पेरेंट की डीएनए कॉपी बच्चे में आती है, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगी। एसेक्सुअल में एग्जैक्टली सिमिलर होगी, और गैमेट के टाइम पर जो क्रॉसिंग होती है, देखो यहाँ मिल गए ना, ये अलग आ गए, ये तीन जो है ये अलग है, ये अलग है, 9 वाले हैं वो ये है, एक है ये है, तो ये तीन अलग क्या है? तीन है राउंड के साथ येलो। मतलब अगर ये कहें कि किस तरह की फिनोटाइप आई है, तो देखो राउंड येलो है 9, राउंड ग्रीन है 3, अब राउंड के साथ ग्रीन आ गया ना, ऐसे रिंकल्ड येलो है 3, और रिंकल्ड ग्रीन है 1। तो अगर हम देखें कि पेरेंट्स से कितने मिल रहे हैं, पेरेंट्स से तो ये वाला ट्रेड था और ये वाले थे 9, 10 ही मिले, 3 6 तो अलग वाले आ गए। तो जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि डीएनए कॉपिंग जो है ए सेक्शन में एक जैसी होगी और सेक्शन में अलग अलग होती है। हाफ करेक्टर 50% मदर से आते हैं, 50% फादर से आते हैं, और इसमें यही दो क्रॉस मेन है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम ये बताएं कि सेक्स कैसे है। देखो भाई हमें ये पता है, ये 8 का टॉपिक है, सबसे आसान चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल होगा, हमारे अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? हमारे अंदर क्रोमोसोम है 46, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब मेल है तो 23 में भी क्या 22 पेयर प्लस एक्स और वाई, हमने 46 और 23 पेयर में होते हैं हमारे अंदर में, ठीक है। फीमेल में क्या होंगे 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। तो ये जो 22 पेयर है ये तो दोनों में एक जैसे, इसको नहीं लेते हम, इसलिए हम क्या करते हैं मेल लिखते हैं एक्स वाई, फीमेल लिखते हैं एक्स एक्स। गैमेट बनेंगे, ये दो है अलग अलग है तो अलग अलग में रख दिए, ये एक जैसे हैं दोनों एक में रख दिए। अब एक्स और वाई मिला तो क्या बना सन बनेगा, एक्स एक्स मिले तो डॉटर बनेगी। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे या फीमेल पे? फीमेल पे तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें तो दोनों एक्स है, इससे तो चाहे कितने ओवन बने एक्स ही बनेंगे। मेल में दो तरह के स्पर्म होंगे, या तो एक्स वाला या तो फिर वाई वाला। अगर मेल का वाई वाला फ्यूज करेगा तो सन, अगर मेल का एक्स वाला फ्यूज करेगा तो डॉटर। तो ये जो है सेक्स किस पे डिपेंड करता है, मेल पे। कई एक बार क्वेश्चन एक मैंने सैंपल पेपर में देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एनवायरमेंटल होती है टर्टल में और क्रोकोडाइल में भी होती है, और इसमें स्नेल में। ये
एग्जाम्पल बोनीलिया एक होता है, इसमें भी एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ये बहुत डिटेल में चले जाएंगे, ये आपके में है नहीं, बस इसके एग्जाम्पल्स कर लेना। ठीक है जी, अब आपका हो गया ये चैप्टर भी खत्म। अब बात करते हैं बायो के लास्ट चैप्टर और बुक का भी लास्ट चैप्टर 13 आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर कैसा है भाई, इसमें बहुत आसान चैप्टर है, इसमें 2-4 टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो देखो क्या है, 2 तरह के वेस्ट, कौन कौन से, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन कौन करते हैं डिकम्पोजर्स, कौन कौन से हैं, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोन्स है और बैक्टीरिया। एल्गी नहीं करती इसमें, बैक्टीरिया। ये क्या हो गए डिकम्पोजर्स। पेपर क्या हो गया बायोडिग्रेडेबल, वुड क्या होगी बायोडिग्रेडेबल, वुड, पेपर, वेजिटेबल, ये बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, ये एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। यहां आ जाता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन O2 प्लस O मिलके बना O3, ये है ओजोन। अगर ये ओजोन कहाँ है, एनवायरनमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो ये टॉक्सिक है, डेथ कॉज कर सकती है। ठीक है, अगर अपर एटमॉस्फेयर में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये क्या है, ओजोन लेयर बनाएगी, वो प्रोटेक्ट करती है हमको किससे, यूवी रेडिएशन से। अगर ओजोन लेयर है ऊपर तो वो एक छाते की तरह काम करेगी और वो लेयर को से हमारे पर अंदर नहीं आने देगी। किसको नहीं आने देगी, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन। क्यों ओजोन की डिप्लीशन हो रही है, क्यों ओजोन लेयर हटती जा रही है। ओजोन डिप्लीशन और ओजोन होल की अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिका, इसमें सबसे पहले ओजोन होल देखा गया। वो क्या कह रहे हैं कि ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एसी में, इनमें ये गैस भरी जाती है जो डिप्लीट करती है, जो मेन कॉज है ओजोन डिप्लीशन का। ये इस रिएक्शन को हम यहां तो क्या कह रहे हैं, ओजोन फॉर्मेशन। ये क्या करती है, O2 O3 को तोड़ देगी O2 प्लस O में, तो ओजोन तो खत्म होती जा रही है। ओजोन हमारा क्या छतरी की तरह काम कर रही है। अब छतरी ही खत्म होगी तो यूवी रेडिएशन अर्थ पे आएंगी, अर्थ पे आएंगी तो क्या करेंगी, स्किन कैंसर कॉज करती है, डेथ डिजीज है। ये है आर एनवायरनमेंट में। आर एनवायरनमेंट में बेटा फूड चेन और फूड वेब भी है। जो फूड चेन है, देखो यहां ग्रास लिखा, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया और ग्रास होपर को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने। बस हम इतनी बना रहे हैं। ये क्या है, फूड चेन। हर एक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाना मैंने पिरामिड फॉर्म में, तो मैं इस ग्रास को ग्रास ना लिख के क्या लिखूंगी, प्रोड्यूसर्स, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग, इसको ग्रास होपर को। ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दूसरे वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरे वाले को टर्शियरी कंज्यूमर। और तो सब सही है, लेकिन हम एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्लांट है, जो मतलब प्रोड्यूसर्स है, वही सिर्फ सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। तो यहां से जब सनलाइट आई तो इसने ली, यहां सनलाइट आई 1%, यहां से सनलाइट प्रोड्यूसर्स से किसमें गई, प्राइमरी कंज्यूमर 10%।
अगर मैं यहाँ कहूँ कि 1000 थी इसके पास या 10,000 थी, तो यहाँ का कितनी गई 1000, यहाँ कितनी गई 100, यहाँ कितनी गई 10। जूल में है, जूल में लिख देते हैं, ये लो जी, इसका 10% गई, इसका 10% गई, इसका 10%, जो क्या है ये कहता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, जो कि यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि सिर्फ पेड़ ही ले सकते हैं, पेड़ से ही ट्रांसफर होगा, डिक्रीज हो रही है। कोई भी पिरामिड 4 से 5 लेवल से ज्यादा नहीं फूड चेन नहीं होती। अगर मैं इससे ऊपर चढ़ती हूँ, 5वां लेवल हो रहा है, तो कितना आ जाता है उसमें नेग्लिजिबल। भाई उसका 10 का 10% क्या होगा नेग्लिजिबल 1, और 1 का भी 10% क्या होगा पॉइंट में आएगी रिवेंज। तो कभी भी कोई भी फूड चेन नहीं होती 4 से 5, नॉट मोर देन 4 to 5 स्टेप। इस 4-5 स्टेप से ज्यादा फूड चेन नहीं होती। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, ये क्या है ट्रॉफिक लेवल। अब वो कह रहे हैं कि भैया फूड वेब क्या है? फूड वेब देखो भाई बेटा, अगर इसको देखो ग्रास को तो रैट भी खाता है, रैट स्नेक खा जाए, या ग्रास को डियर खा जाए, और डियर को टाइगर खा जाए, टाइगर तो वॉल्फ भी खा लेगा, और वॉल्फ क्या है डॉग पे खा लेगा। ये इस तरह, ये क्या है इस तरह से क्या है, और डॉग क्या है, डॉग तो प्लांट पे डिपेंड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से जो नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क अल्टरनेटिव जिसने लिए हैं, वो क्या है फूड वेब। यही है बस इस चैप्टर में, और ये आपका इस एक वीडियो में पूरी बायोलॉजी कवर की है। 10th क्लास की पूरी बायोलॉजी आपको एक ही वीडियो में रिवीजन हो गई है। तो इसके लिए ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करना, हर क्वेश्चन को समझना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आना नहीं है आपका। किसी भी तरीके से पूछेगा इन्हीं क्वेश्चंस को। बाय बाय।